Yes, so we were discussing about leave encashment. छुट्टी के दिन का भी आपको पैसा मिलता है. अगर आपको अगर कोई भी कंपनी में छुट्टी है जिस दिन, और उस दिन अगर आप जाके काम कर रहे हो, अगर आपको घर पे नहीं रहना है, आप छुट्टी के दिन भी काम करना चाहते हो, तो लाइक एम्प्लॉयर विल गिव यू द एनकैशमेंट, छुट्टी के दिन का भी पैसा. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. Okay. So this is the taxability on if you are getting a leave encashment. During the service, fully taxable for both, whether you are government employee or non-government employee. And on living job and on your retirement, if you are getting, so government employee रहेगा तो exempt है, non-government रहेगा तो वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा उसका लिमिट क्या है. एट द टाइम ऑफ डेथ exempt रखा है गवर्नमेंट ने. तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि लीव एन किया है तो गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट आके उससे टैक्स मांग रहे हैं. सो ये 4 कंडीशन है जो हम लोग को फुलफिल करनी है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. ये सैलरी का मतलब बताया, जब मैंने आपको बताया सैलरी का मतलब क्या है. यहाँ पे बेसिक प्लस डी है तो आपको लेना ही है यहाँ पे. एंड अगर कोई भी कंपनी में अगर आप बोल रहे हो कि कमीशन भी चाहिए मुझे आपकी टर्न ओवर पे फिक्स कमीशन, सो आप लोग अगर आपकी कंपनी दे रही है तो, नॉर्मली नहीं देते, अगर दे रहे हैं तो आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए ले सकते हो. यहाँ पे फिर एवरेज का मतलब क्या है, लास्ट 10 मंथ्स का आपको एवरेज लेना है यहाँ पे. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट कॉम्पनसेशन देखा था. जो एम्प्लॉयर आपको जबरदस्ती बिजनेस में से निकालता है, उसकी बिजनेस में से यहाँ से जाओ करके, लेकिन आपको कुछ कॉम्पनसेट करके भेजता है वो. रिट्रेसमेंट में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको जबरदस्ती भेज रहा है, जॉब छोड़ने को बोल रहा है. यहाँ पे आप, लेकिन ये आप लाइक रीजन नहीं दे सकते हो, वैलिड रीजन होना चाहिए. आप ये डिसिप्लिनरी एक्शन वाला रीजन नहीं दे सकते हो कि आपने रूल्स तोड़े हैं हमारे बिजनेस के तो हम आपको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप किसी को भी. कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए. इनकॉम्पनसेट करके भेजने का उसको अगर जॉब छोड़ने रहे. वॉलेंटरी रिटायरमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो खुद से यहाँ पे रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो अगर आप उसको बोलोगे एम्प्लॉयर को तो आपको समथिंग कुछ कॉम्पनसेट करेगा एक अमाउंट. सब एम्प्लॉय को नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन कुछ है. अगर आप इतने साल से अगर काम कर रहे हो, अच्छा काम किया रहेगा वहाँ पे, सो एम्प्लॉयर विल गिव यू द रिटायरमेंट बेनिफिट. सो दिस इज द लाइक टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है. आपको रिट्रेसमेंट या वॉलंटरी, आप किसी की बात करो, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 लाख की लिमिट है. हाउ मच यू आर एक्चुअली रिसीविंग, एंड उसमें से आपको देखो अगर 5 लाख से ज़्यादा मिल रहा है तो आप 5 लाख माइनस करके उसके ऊपर टैक्स पे करो. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख से कम मिल रहा है, जैसे कि यू आर रिसीविंग 4 लाख रुपीज, दैट मीन्स ये 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट दिया है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर हम लोगों ने बोनस के बारे में डिस्कस किया था. मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी बताया था बोनस का. तो बोनस इज टैक्सेबल एट रिसिप्ट ओनली. उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस का डिस्कस कर रहे थे. ये हाउस रेंट अलाउंस क्या है, हेलो. Yes, ma'am. See, house rent allowance, it's like extra benefit like you are getting from your employer to meet your rented expenses. Okay. लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर से आप रेंट के नाम से पैसे ले रहे हो और हाउस रेंट अलाउंस उसको बोल रहे हो और आप अपने घर पे, खुद के घर पे ही रह रहे हो, रेंटेड हाउस पे नहीं रह रहे हो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा. ओके. इसका डिस्कस किया था हम लोग ने. यहाँ पे एग्जेम्पशन का लिमिट देखा था कि ये विच एवर इज लेस, इसमें से एक फर्स्ट आपको चेक करना है कि आपने कितना रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ योर सैलरी. एंड हम लोग को सेकंड चीज ये चेक करनी है कि आप मेट्रो में हो या नॉन मेट्रो में. मेट्रो मीन्स, मेट्रो सिटी मीन्स Delhi, Mumbai, Kolkata. Mumbai, Chennai, यस, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दिस आर द मेट्रो सिटी. देन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पज के लिए 50% ऑफ योर सैलरी लेना है. सैलरी मतलब फिर से वही है, बेसिक अमाउंट लेना है प्लस डीए ऐड करना है. अगर आपका कमीशन कुछ रहेगा तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. एंड थर्ड वन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लेस, यहाँ पे जो भी है. हम लोग ने यहाँ पे देखा था आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. यहाँ पे आपको चार्ट मैंने आपको पूरा बताया था कि खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ये मेरे लिए इनकम नहीं है, ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है.
तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर सेकेंड चीज में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया था। पीपीएफ में तो होता ही नहीं है एम्प्लॉयर, क्योंकि पीपीएफ इज लाइक क्या होता है, खुद ही जाके हम लोग को डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उसमें एम्प्लॉयर होता ही नहीं, ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए। फिर आरपीएफ के बताया था मैंने, जो एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको यहाँ पे जो मैंने कलरफुल किए वही आपको याद रखना है इस पॉइंट में, कि अगर आरपीएफ में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन्स 12% ऑफ योर सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट। सैलरी का मीनिंग मैंने फिर से आपको नीचे बताया हुआ है, बेसिक डीए है, कमीशन का जो परसेंटेज रहेगा वो। अगर उसके ऊपर आपने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है, दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। क्लियर। फिर यूआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? Unrecognized Provident Fund. यस, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट। एट द टाइम ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट जब आपको मिलता है तभी हम लोग टैक्स लेते हैं। बाद में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट अर्न के टाइम पे वो सब एग्जाम रखा हुआ है, हम लोग को उसके ऊपर अमाउंट नहीं पे टैक्स नहीं चाहिए। और आरपीएफ में हम लोग ने मैच्योरिटी पे एग्जाम क्यों रखा है? क्योंकि पहले हो रहा है क्योंकि हम लोग डिडक्शन। पहले ही टैक्स पे कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे हम लोग ने इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया था, ये 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग 10% लाइक इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 एज अ 10% के हिसाब से। तो 9.5 मेरा एग्जाम्प्ट है। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 10% अगर 5,000 है तो 9.5 कितना। सो क्रॉस कैलकुलेशन करो यहाँ पे। सो यू आर गेटिंग 4750। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 250 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 9.5% तक फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को 8% 5,000 मिल रहा है, दैट मीन्स वो 9.5% से कम है, तो यहाँ पे मुझे टैक्स नहीं लगेगा इंटरेस्ट पे। क्लियर हुआ? ये तक हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। क्लियर। तो हम लोग आज न्यू पढ़ रहे हैं, दैट इज डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिडक्शन दे रही है। जैसे व्हाट डू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलाउंस? समटाइम्स ऑफिस में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर जो होता है, लाइक आपकी जो कंपनी होती है, वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ भेजती है, लाइक अम्यूजमेंट पार्क भेज दिया, रिसोर्ट भेज दिया, या फिर और भी किधर मूवीज के लिए दिया, टिकट्स के लिए पैसे दिए, या फिर ऐसा कुछ एंटरटेन के लिए नॉर्मली होता है। ऐसे सब के लिए अगर आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी आपको अलाउंसेस के नाम पे ये सब नहीं देगी, अगर तो आप अगर आपको रिसोर्ट जाना है तो आप अपने पैसे से भी जा सकते हो। तो जब आप अपने पैसे से जाओगे तो वो आपका एक्सपेंसेस होगा, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना नहीं है। लेकिन जब आपकी कंपनी आपको एंटरटेनमेंट के लिए दे रही है, तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इनकम है। जो आप पैसा खर्च करने वाले थे, अपने पैसे खर्च नहीं किए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल रहा है। तो डिडक्शन इज क्या है, देखो आप 20% ऑफ योर बेसिक सैलरी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी लिखा है मैंने, यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी लिखा है। सो एक ही है यहाँ पे डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस के, अगर कैलकुलेशन पर्पस करना है आपको, तो यहाँ पे 20% ऑफ योर बेसिक सैलरी लेना है, यहाँ पे डीएनएस आपको ऐड नहीं करना है। सेकेंड इज पूरे साल भर का 5,000 तक हम लोग एग्जिबिशन दे सकती है, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। और थर्ड इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, यहाँ पे आपको चेक करना है विच एवर इज लेस। ये तीनों अमाउंट में से आपको विच एवर इज लेस करना है, और फिर आपको टैक्स के लिए जितना एग्जिबिशन रहेगा उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? लेकिन ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सबके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देन ओनली यू विल गेट द डिडक्शन। मैं डिडक्शन की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ जो डिडक्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, 20% ऑफ अ बेसिक सैलरी, 5,000 पर एनम एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लेस, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्लियर हुआ ये? अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है एंड यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, you will not get this benefit under section 16 subsection Roman 2। क्लियर हुआ ये? Yes. ओके, सो नेक्स्ट डिडक्शन इज प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स या फिर आप इसको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग को टोटल 3 डिडक्शन पढ़ने हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो चार्ट बता दिया कि हमको 4 चीजें पढ़नी है। एक तो मीनिंग पढ़ना है, डिडक्शन देखना है, अलाउंसेस देखना है, और रिटायरमेंट बेनिफिट देखना है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हम लोग ने क्या देखा, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब मेरे रिटायरमेंट में आ जाएंगे। फिर डिडक्शंस हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट डिडक्शन जो मेरा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है।
उसके बाद ये है प्रोफेशनल टैक्स, जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। सी नॉर्मली प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो मेरा एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो एम्प्लॉय के सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस है, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग योर सर्विसेज तो आपकी सैलरी से ये डिडक्ट होगा। तो ये आपका एक्सपेंसेस है या इनकम है। जब कोई एम्प्लॉय पे कर रहा है अपनी जेब से ना, तो वो उसका एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस पे हम लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है कि आप माइनस कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स वो कॉइन में देखो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज ऑन पेड बेसिस। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई भी एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा, देन ओनली आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर आप बोल रहे हो नहीं मैं पे करने वाला हूँ, दैट मीन्स प्रोफेशनल टैक्स इज पेबल, पीटी इज पेबल, यू विल नॉट गेट द डिडक्शन, नो डिडक्शन यू विल अलाउ। क्लियर हुआ ये पॉइंट। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आपको तभी ही मिलेगा जब आपके एम्प्लॉय, मतलब जब एम्प्लॉय ने खुद से पे किया होगा। क्लियर हुआ ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रोफेशनल टैक्स, नॉर्मली प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो एम्प्लॉय को पे करना होता है, लेकिन इन द केस प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय इज पेड बाय एम्प्लॉयर। आपका अगर कोई भी खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठाता है तो आपको इसको इनकम बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस है। सेम एज लाइक एंटरटेनमेंट के लिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, क्या बोला था मैंने एंटरटेनमेंट के टाइम पे, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अगर एंटरटेनमेंट के लिए पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आपको अगर मूवी के लिए जाना है, रिसोर्ट के लिए जाना है, तो ये सब आपका एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको ये सब प्रोवाइड कर रही है तो ये आपका इनकम हो गया, पैसे बच गए, उतने फिल्म का पैसा बच गया क्योंकि आपकी कंपनी ने दिया आपको टिकट निकाल के। तो समटाइम्स लाइक दैट ओनली। यहाँ पे भी प्रोफेशनल टैक्स आपको आपकी सैलरी से पे करना होता है, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो आपको इसको इनकम बताना पड़ेगा, फिर आप इसका डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है। अभी आप यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, फर्स्ट टेक इट अंडर इनकम एज इट इज कॉल्ड एज परक्यूजिट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं कि परक्यूजिट क्या है, वो अभी देखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ। अभी तक हम लोग ने दो डिडक्शन पढ़ा, एक तो एंटरटेनमेंट डिडक्शन, एंटरटेनमेंट का जो अलाउंसेस है वो, और ये प्रोफेशनल टैक्स। क्लियर है ये दोनों? Yes. Yes. एवरीवन ओके। सो यहाँ पे वन मोर डिडक्शन यू आर गेटिंग, लास्ट डिडक्शन, सैलरी डिडक्शन, दैट इज 50,000 रुपीज का लिमिट। ये जो है सैलरी का जो डिडक्शन है, गवर्नमेंट ने जो लिमिट बोला है 50,000 का, वो ये जो है वो सब एम्प्लॉय के लिए है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब ये 50,000 का फ्लैट डिडक्शन है जो सबको मिलेगा। इट वॉज बिफोर 40,000, इट इंक्रीज टू 50,000 करंट ईयर में। क्लियर हुआ ये सबको पॉइंट? ये सबको मिलेगा, मतलब अगर आपको सैलरी इनकम आ रहा है, आप आपकी सैलरी इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन करके ये तो माइनस कर ही सकते हो आप। एंटरटेनमेंट तो आप सिर्फ तभी माइनस कर सकते हो आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहोगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट आप सब लोग को? Yes. ओके, विल गो नेक्स्ट। दिस इज द परक्यूजिट। मैंने अभी आपको जो बताया था थोड़ा टाइम पहले कि आपको परक्यूजिट का मतलब क्या है। परक्यूजिट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय योर एम्प्लॉयर। मतलब ऐसा कोई खर्चा जो एम्प्लॉय को करना चाहिए वो आपका एम्प्लॉयर करता है। क्यों ऐसा? कौन सा खर्चा होगा? आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में मैंने क्या क्या बताया है। एक तो घर बताया है, गाड़ी बताई है, टेलीफोन बताया है। मतलब अगर आपको रहना है तो आप अपने घर पे रह सकते हो ना। आपका एम्प्लॉयर आपको घर खरीद के क्यों दे रहा है? आई मीन टू से लाइक भाड़े पे क्यों दे रहा है? आपको गाड़ी क्यों दे रहा है एम्प्लॉयर आपका? आप भी तो खरीद सकते हो। टेलीफोन का खर्चा आपको कंपनी दे रही है। तो ये सब खर्चा एम्प्लॉय कर सकता है। अगर खुद को रहना है तो खुद घर भाड़े पे रह सकते हैं, खुद को कमाना है हम लोग खुद रह सकते हैं। खुद को घूमना है या फिर ऑफिस के काम के लिए अगर मेरे को ट्रेन में या फिर आने जाने में अगर देरी हो जाता है, ऑफिस में लेट पहुंचती हूँ करके आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया कि आप गाड़ी से आओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन टाइम पे नहीं है तो आप गाड़ी से आ जाओ। टेलीफोन के लिए आपको दिया है कि अगर आपके ऑफिस के काम के लिए अगर आपको टेलीफोन दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये आपकी कंपनी आपको ये गाड़ी दे रही है, टेलीफोन दे रही है, तो ऐसे आप ऑफिस के लिए यूज करोगे क्या?
जैसे कि आपको एक दिन आपको गाड़ी दे दिया कंपनी ने, आप ट्रेन से आते हो तो बहुत लेट आती हो क्योंकि ट्रेन टाइम पे नहीं है, तो ये आपको ये हम लोग ने गाड़ी दिया हमारी तरफ से। तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी आप सिर्फ ऑफिस के लिए यूज करोगे, आपके लाइक पर्सनल पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हो? पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेलीफोन भी मैं पर्सनल कॉल्स वगैरह अगर कुछ करना है तो मैं कर सकती हूँ। ऑफिस के टाइम पे भले मैंने ऑफिस का काम किया लेकिन उसके बाद तो मैं पर्सनल कर सकती हूँ ना कॉल वगैरह। तो ये सब सिचुएशन पे क्या होता है, ये मेरा परक्यूजिट होगा क्योंकि ये सब खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ यार। अगर मुझे कॉल करना है किसी को तो मैं मेरे मेरे फोन से करूँ, मेरा एक्सपेंसेस करे होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने मतलब लाइक जो मेरे को एम्प्लॉयर ने दिया मैं उसी में से कॉल कर रही हूँ, तो ये सब मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परक्यूजिट इज लाइक कैसा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आप बोल सकते हो इसको, जो हमारे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने दो बाइफिकेशन किया हुआ, या तो वो मॉनेटरी बेनिफिट होगा या तो वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होगा। अगर आप उसको बोल रहे हो कि मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट मतलब क्या, आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दिए कि लो यार आप LIC प्रीमियम पे करो या तो स्कॉलरशिप वगैरह पे करो, उसके लिए दिया। सी नॉर्मली LIC प्रीमियम जो होता है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए LIC प्रीमियम अगर लाइक दे रहा है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, ये आपका बेनिफिट है। ओके, LIC मतलब क्या होता है, लाइफ का इंश्योरेंस कराना होता है। तो लाइफ का इंश्योरेंस तो कौन कराता है, खुद की लाइफ का तो खुद की चिंता होनी चाहिए ना, खुद को होनी चाहिए चिंता। गेटिंग माई पॉइंट। बट ये सिचुएशन पे आपका आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। जो LIC प्रीमियम आपका एक्सपेंसेस होता था, बट ये सिचुएशन पे वो परक्यूजेट हुआ जस्ट बिकॉज आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये आपको मॉनिटरी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में मैंने आपको बताया रेंट अकोमोडेशन हो सकता है, कंसेशन इन रेंट, या फिर आपको रेंट अकोमोडेशन मतलब क्या, या तो वो अरेंज करा के दे सकता है खुद के इसमें रहने का मतलब बोल सकता है, या तो आपको कुछ कम पैसा करवा सकता है, कंसेशन इन रेंट अगर ऐसा कुछ है, या फिर बाइक कार लैपटॉप मोबाइल ऐसा कुछ भी दिया। इन शॉर्ट, अगर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर अगर है, मतलब जो खर्चा एम्प्लॉय को उठाना चाहिए था आपके एम्प्लॉयर ने उसको लाइक पे ऑफ किया है, सो इट्स कॉल्ड परक्यूजिट। परक्यूजिट इज ऑलवेज टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? नेक्स्ट इज रेंट फ्री। देखो यहाँ पे मैंने टैक्स को बताया, अगर मेरे को रेंट फ्री मिल रहा है, अकोमोडेशन मिल रहा है रेंट फ्री, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना है क्या? आपको क्या लगता है? नॉट ऑब्वियस, बिकॉज अगर आपको रेंट फ्री में बोला है मतलब उतना पैसा आपने बचाया, सेविंग हुआ आपका। अगर आपका सेविंग हुआ है तो गवर्नमेंट को टैक्स दो, उतना पैसा बच गया आपका, किसी और ने दिया है, आपके लिए इनकम हुआ ये। सो इट्स अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसके लिए देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, दो चीजें बताइए। अगर अकोमोडेशन दिया है रेंट फ्री अकोमोडेशन के टाइम पे, अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉय को उसका खुद का फार्म हाउस दे दिया रहने के लिए, सो फार्म हाउस उसका खुद का था, ओन बाय एम्प्लॉयर। सो ये सिचुएशन पे आपको क्या करना है, 15% ऑफ योर सैलरी आपको टैक्स पे करना है। आपका जो भी सैलरी होगा उसका 15% आप टैक्स पे करना, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एम्प्लॉय का घर था या फार्म हाउस था, जो भी प्लेस था अकोमोडेशन के लिए जो आपको मिल रहा है, तो ये 15% ऑफ योर सैलरी है, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि वो एम्प्लॉयर का फार्म हाउस नहीं है, उसने खुद ने फार्म हाउस रेंट पे लिया और वो आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने रेंट कितना पे किया, दैट मीन्स रेंट पेड और 15% ऑफ योर सैलरी। क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लियर है क्या ये पॉइंट, कि कोई डाउट है? क्लियर है ना? यहाँ पे आपको देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपकी बेनिफिट की बात चल रही होगी तो गवर्नमेंट विच एवर इज लोअर ही बोलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेंट फ्री सॉरी रेंट पेड और 15% ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रोफेशनल टैक्स सर्विस डिडक्शन फॉर योर प्रोफेशनल टैक्स ऑलवेज ऑन अ पेड बेसिस, अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया। यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे बताया जस्ट आपको याद रखने के लिए, तो ऑलवेज ऑन पेड बेसिस है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है तो ये आपका परक्यूजिट है। मैंने ये परक्यूजिट के पहले भी लिया था और परक्यूजिट के बाद भी ले रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ परक्यूजिट का मतलब क्या है।
जो खर्चा एम्प्लॉय को करना है वो अगर आपके एम्प्लॉयर कर रहा है तो आपको परक्यूजिट रहेगा। पहले आप उसको टैक्स बताओ, फिर इनकम पे करो, फिर उसके ऊपर आप बाद में डिडक्शन ले सकते हो। क्लियर हुआ ये आप लोगों को पॉइंट? Yes, ma'am. सो दिस इज द अलाउंसेस टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस। यहाँ पे हम लोग में 7 अलाउंसेस है जो सेविंग बेसिस पे टैक्सेबल होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग बेसिस? फॉर एग्जाम्पल से आपका एम्प्लॉयर ने आपको ट्रैवलिंग के लिए आपको 1000 रुपए दिए, फिर आपने क्या सोचा कि अगर मेरे को एम्प्लॉयर 1000 रुपए दे रहा है ट्रैवलिंग के नाम से, मैं चल के जाती हूँ ना, या मुझे किधर भी है, या फिर कम पैसे में जाती हूँ, तो जहाँ की जैसे कि अगर मेरा 500 रुपये में खर्चा हो गया तो 500 मैंने बचाया, सबको टैक्स लगेगा। आपने अगर आपको एम्प्लॉयर ने जितना बेनिफिट दिया उसमें से अगर आपने कुछ बचाया पैसा तो आपको टैक्स पे करना है। ये 7 जो नेम्स है आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, साइंटिफिक रिसर्च अलावेंस और हेल्पर अलावेंस। ये 7 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जो टैक्सेबल है वो सेविंग बेसिस पे है। आपको चेक करना है कि अलावेंसेस रिसीव कितना है। फॉर एग्जांपल सर अलावेंसेस रिसीव है मेरा 2000 रुपीज, उसमें से एक्सपेंसेस कितना इनकर्ड किया आपने, 2000 में से 1000 आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया। आप सोचते हो 1000 में बचाती हूँ, जो आपने एक 1000 बचाया उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिर सेकेंड एग्जाम्पल Yes. आप ले सकते हो, जैसे कि आपको एम्प्लॉयर ने 2000 रुपीज दिया एज अलावेंसेस, आपने उसमें से 2000 में से पूरा खर्चा किया। आपने बोला अरे यार 2000 रुपये दिया तो चल के क्यों जाऊं मैं, या फिर कुछ और काम के लिए दिया तो पूरा खत्म कर देते हैं। अपना क्या चाह रहा है, वो दे रहा है ना पैसा, तो आपने पूरा खत्म कर दिया। आपने 2000 रिसीव हुआ, अलावेंसेस एक्सपेंसेस इनकर्ड 2000, बैलेंस जीरो, सेविंग आपका कितना हुआ, जीरो हुआ। तो आपको ये सिचुएशन पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बेसिस पे अगर आप कुछ पैसा बचाते हो तो आपको टैक्स पे करना है। थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2000 रुपीज दिया, फिर आप बोल रहे हो अरे यार इसने तो मुझे 2000 रुपये ही दिया, बट मुझे अच्छी क्वालिटी का कुछ चाहिए, अगर मुझे यूनिफॉर्म खरीदना है तो अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ ना मैं, तो 2500 रुपये आपने खर्चा किया उसके पीछे, यूनिफॉर्म के पीछे। आपको एम्प्लॉयर ने कितना दिया था, 2000 रुपया। आपने एक्सपेंसेस कितना इनकर किया, 2500। दैट मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने 2000 दिया, आपने 500 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा किया, एक्स्ट्रा स्पेंड किया, वो आपने आपके जेब से दिया। आपने कुछ पैसा बचाया क्या अलावेंसेस में से? नहीं. नहीं। दैट मीन्स आपको टैक्स नहीं पे करना है। मैंने आपको तीनों सिचुएशन बताया, या तो आप पैसे बचा सकते हो, या तो आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो, या तो जीरो कर सकते हो, मतलब टिल जितना रहेगा उतना पूरा खर्चा कर सकते हो। ये अलावेंसेस उसी पे टैक्स लगेगा जिस पे आपने पैसे बचाए, जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको एग्जांपल दिया वो। क्लियर हुआ? आपको ये 7 चीजें याद रखनी है, ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, साइंटिफिक रिसर्च अलावेंस एंड हेल्पर अलावेंस। ये याद रख पाओगे आप लोग 7 नेम? Yes, ma'am. या कुछ शॉर्टकट बताओ याद रखने का? मतलब सब लोग याद रख पाओगे? ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को शॉर्टकट। शॉर्टकट इज लाइक आप देख सकते हो, ट्रैवलिंग का टी लेने का है आपको यहाँ पे, ट्रैवलिंग का टी, कन्वेंस का सी, दैट इज टीसी, जो आपको रेलवे स्टेशन पे डेली मिलता है। टीसी पता है? Yes. Yes. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग का टी, कन्वेंस का सी, जो आपको टीसी डेली मिलता है, तो थर्ड इज डेली अलावेंस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि टीसी डेली। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. तो ऐसा बोल सकते हो टीसी मुझे डेली मिलता है। एक पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। टीसी डेली मिलता है, तो बाकी अलावेंसेस आप लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ इज एकेडमिक। एकेडमिक इज लाइक क्लासेस है, स्कूल वगैरह बोल सकते हो, याद रखने के लिए आप, लाइक नॉर्मली है वही वो। ठीक है, तो एकेडमिक में हम लोग को यूनिफॉर्म का रिक्वायरमेंट होता है, यूनिफॉर्म लगता है हम लोग को Yes. एकेडमिक में। तो आप ऐसा बोल सकते हो टीसी डेली मिलता है एकेडमिक में, एकेडमिक में यूनिफॉर्म का रिक्वायरमेंट है। और आप बाद में बोल सकते हो कि साइंटिफिक रिसर्च, जब आप कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है, तो आप हेल्पर रख सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट कैसे याद रखना है? आप बोल सकते हो टीसी डेली मिलता है, एकेडमिक में यूनिफॉर्म का रिक्वायरमेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो हेल्पर का रिक्वायरमेंट है।
क्लियर ये पॉइंट? ये याद रखने Yes. का था टेक्निक, अदरवाइज आप नाम से भी याद रख सकते हो, अच्छी बात है। सो ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स व्हाट? आपको क्या लगता है ट्रैवलिंग मतलब क्या? ट्रैवलिंग होता है। सी नॉर्मली ये ट्रैवलिंग मतलब क्या, यहाँ जो हम लोग बन सकते, ट्रैवलिंग मतलब क्या, जो आप लाइक ऑफिस पर्पस के लिए अगर किधर आउट ऑफ जा रहे हो, लाइक आउट ऑफ स्टेट छोड़ जा रहे हो या कुछ काम के लिए ऑफिस के लिए, सो वो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको। आप अपनी जेब से तो नहीं चाल लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल से कोई सीए फर्म है, ऑडिट करने के लिए आपको किधर भेजा, गुजरात के लिए, सो यहाँ पे ट्रैवलिंग हुआ, सो इसका जो एक्सपेंसेस है वो कौन देगा? वो आपके एम्प्लॉयर कंपनी। देगी। यस। कन्वेंस अलाउंस, जब आप कोई ऑफिस पर्पस के लिए कोई मतलब ऐसा डेली नहीं जाते हो आप कन्वेंस के लिए, एक आध दिन के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए किसी के क्लाइंट प्लेस पे गए, सो वो एक आध दिन के लिए गए तो आपको कन्वेंस तो लगेगा ना, मांग सकते हो आप एम्प्लॉयर से, अरे मैं कस्टमर के प्लेस पे जा रहा हूँ तो मुझे लाइक वहां के जाने का लाइक कॉस्ट दे सकते हो क्या आप, लाइक बस का भाड़ा या फिर ट्रेन फेयर वगैरह जो भी। तो अगर वैसा कुछ है तो वो कन्वेंस में आएगा। क्लियर हुआ? यस। डेली अलाउंस मतलब आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मैं डेली, सर मेरा डेली 500 रुपये खर्चा होता है, मैं ऑफिस में आता हूँ तो डेली खर्चा होता है, तो आप मुझे दे सकते हो क्या ये अलाउंस? सी ये सब अलाउंस पहले मिलते थे बिकॉज आर टैक्स 1961 का पॉलिसी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन 1962 से एप्लीकेबल है, बट रियल लाइफ में 2020 में ये मिल रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है। ट्रैवलिंग का मिल सकता है, कन्वेंस का अगर आप मांगोगे तो मिल सकता है, बाकी का ये 5 का गारंटी नहीं है मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई कोई कंपनी में हो सकता है आपको डेली भी मिल सकता है, डेली इस जगह बोलो मेरा 500 रुपये खर्चा हो रहा है, सो आपको नॉट 500 प्रॉपर देंगे, थोड़ा बहुत दे सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद एकेडमिक अलाउंस मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए पैसा देता है आपका एम्प्लॉयर, जो आप उसकी बेनिफिट होगा, उसका बिजनेस का बेनिफिट होगा तो ही आपको पढ़ाएगा ना आगे, नहीं थोड़ी पढ़ाएगा। अगर ऐसा कुछ रहेगा एकेडमिक का आपको पैसा दे रहा है तो हो सकता है, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि अभी मेरे पास एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है मेरे पास, लेकिन सिखाने के लिए कोई नहीं है, सबको सिखाने के लिए मैंने एक पर्सन को बुलाया बाहर से, वो मुझसे चार्जेस तो लेगा, सो वो एकेडमिक अलाउंसेस में आ जाता है, मतलब ऐसे बाहर से किसी को बुला के आपको कुछ सिखाया, सो एकेडमिक अलाउंसेस में आएगा। फिर बिजनेस के लिए यूनिफॉर्म लग रहा है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि यूनिफॉर्म अलाउंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, आप बाहर से सिला लो, पैसे देता हूँ, आप कपड़े सिला लो बाहर से, सबको पैसे दिए, यहाँ पे आप कितने का सिलाते हो बाहर मार्केट में बात है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 2000 दे रहा है, आपने 2500 खर्चा कर लिया, ठीक है, सो यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया। साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस के लिए कुछ रिसर्च करना है आपको, सो अगर आपने कुछ बिजनेस के लिए रिसर्च करने के लिए आपने उसको बोला एम्प्लॉयर को, तो आपको अलाउंसेस वगैरह दे सकता है। ये सब तभी देते थे पहले, अभी लाइक पता नहीं मिल रहा है या नहीं, मार्केट में तो नहीं मिल रहा है प्रोबेबली, तो कोई कोई कंपनी में मिल भी सकता होगा। फिर हेल्पर अलाउंस, आपके नीचे किसी को काम करने के लिए आपने रखा, एक आध दिन के लिए रखा या फिर ऐसा कुछ रखा, आप उसको हेल्पर अलाउंसेस दे सकते हो, लाइक पैसे वगैरह दे सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप सब लोग को? यस। तो ये आपको ये सिर्फ 7 चीजें हैं जो आपको सेविंग बेसिस पे टैक्सेबल है। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस मिले फुल्ली टैक्सेबल है। लंच अलाउंस हुआ, फिर जैसे कि मेडिकल अलाउंसेस हुआ, ये सब मेरा फुल्ली टैक्सेबल है। क्लियर हुआ ये सब? यस। Okay. So, enough for today. We'll continue tomorrow. Yes. Okay. Okay.